नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बेहद ही दुखद जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी ये बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर उनका विमान जो है वो क्रैश हो गया है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। विमान क्रैश के बाद से घटनास्थल का पहला वीडियो अब सामने आया है और इस वीडियो में विमान की स्थिति और वहां मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर डीजीसीए का बयान जो है वो सामने आ गया है। डीजीसीए ने इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विमान में अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे। पहले खबर आई कि अजीत पवार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए, हालांकि थोड़ी ही देर बाद उनके निधन की बात जो है वो सामने आई। बता दें कि अजीत पवार की आज बारामती में 4 सभाएं थी। सुबह मुंबई से बारामती के लिए वो रवाना हुए थे और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये अजीत पवार का निजी विमान था। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और हालातों का लगातार जायजा लिया जा रहा है। हादसा इतना भयावह था कि दुर्घटना के बाद से क्षेत्र में धुआं फैल गया है। विमान में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और सहायक भी थे। फिलहाल ये बेहद ही दुखद खबर जो है निकलकर सामने आई है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में ये बेहद ही क्षति वाली खबर बताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर यूजीसीए नियम लागू होने के बाद से स्वर्ण समाज और कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसीए से जुड़े ये कानून जो है वो काला कानून है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि ये नियम समाज के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और इसके लिए बीजेपी सरकार को राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम रहे और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। देखिए, ये एक यूजीसी कानून लागू हुआ है। माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कानून लागू किया, जो कि इसका हम लोग सर्व समाज पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और उसी के संबंध में आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। देखिए, मांगे यह है कि यूजीसी जो ये काला कानून आया है, ये पूर्ण रूप से एक मोदी जी और अमित शाह ने एक स्वर्ण समाज के लिए एक मित्र प्रमाण का सर्टिफिकेट दे दिया और ये जो कि इनकी एक तानाशाही है जो पूर्ण रूप से चलेगी नहीं। और ये इसका अभी हमने ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में कुछ करेंगे, संसद भी कुछ करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, यूजीसी में एक गजेटेड ऑर्डर पास किया गया है, जिसके अंतर्गत ओबीसी, एससी और एसटी इस समाज के बच्चों के लिए ये डाला गया है कि इन बच्चों को अगर जनरल कैटेगरी की तरफ से किसी भी तरीके की भाषा के प्रति या किसी भी व्यवहार के प्रति उनको ऐसा लगता है कि उनका एक तरीके से कहने चाहिए कि व्यक्तिगत मतलब हर शोषण हो रहा है या उनको गाली दी गई है, तो उसमें वो अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए सवर्ण समाज के बच्चे के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को चाहे वो निर्दोष हो या ना हो, उसको सीधा सीधा जेल हो जाएगी। अगर उसके ऊपर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया कि जनरल बच्चे ने उसके जो बोला है वो नहीं ऐसा बोला गया है, एससी एसटी के बच्चे ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप लगाए हैं, तो भी एससी एसटी के बच्चे पर कोई भी किसी तरीके का कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि जनरल समाज के बच्चे को अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इससे एक समाज में बच्चों के बीच में जातीय अंतर आएगा और न केवल बच्चों में बल्कि पूरे समाज के अंदर हिंदू कटेंगे बटेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कास्ट आपस में साथ बैठने से भी डरेगी। जनरल कास्ट के बच्चे डरेंगे कि ऐसा ना हो हम कुछ बोल दें और हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए। देखो, हमारी मांग ये है, यूजीसी का ये जो काला कानून बनाया गया है इसे वापस ले, और हम माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहेंगे कि स्वर्ण समाज जब से बीजेपी के साथ है, जब बीजेपी का अस्तित्व भी नहीं था, जब से स्वर्ण समाज ने अपना खून पसीना और विश्वास दिया, आज ये पार्टी सत्ता में है, तो सबसे पहले स्वर्ण समाज का गला घोटने का काम कर रही है। जिस थाली में खाया उसी में
छेद करने की कोशिश कर रही है। हमारे बच्चे, अगर जो माननीय मोदी जी ये चाहते हो कि हमारे बच्चे जेल जाएंगे, तो हमारे बच्चे जेल नहीं जाएंगे। मोदी जी, 40 करोड़ स्वर्ण समाज है, आपकी कुर्सी हिला देगा। अब आप बुढ़े हो चुके हो, आप इस कुर्सी को छोड़ो और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस कुर्सी पर बिठाओ, अन्यथा। और सबसे पहली बात, इस काले कानून को वापस लो। जब तक आप वापस नहीं लेते, एक स्वर्ण समाज की कमेटी भी कॉलेजों में बनेगी और हमारी कमेटी उस कमेटी पे निगरानी रखेगी। देखते हैं हम हमारे बच्चों को कैसे दोषी ठहराया जाएगा। अगर जो हमारा एक भी बच्चा दोषी ठहराया गया, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए ये और ऐसे में यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि गाजियाबाद में भी ये तस्वीरें विरोध की देखने को मिल रही है। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? गाजियाबाद में यूजीसी नियम के विरोध में करनी सेना और स्वर्ण समाज का प्रदर्शन जो है वो गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर देखने को मिला। आपको बता दें कि गाजियाबाद में यूजीसी नियम लागू होने के बाद स्वर्ण समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए और उसके बाद वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया। सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय को अपना ज्ञापन जो है वो सौंपकर वहां पर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का वहां पर कहना था कि यूजीसी से जुड़ा यह कानून काला कानून है जो कि हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आने वाले भविष्य में ये बहुत खतरनाक साबित होगा, जिससे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका ये भी आरोप है कि नियम समाज के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि योगी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो उसका पूर्ण बहिष्कार करेंगे और इसका खामियाजा जो है वो राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको बता दूं कि फिलहाल वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि तमाम वो अलग अलग संगठन, हिंदू संगठन, क्षत्रिय संगठन, करनी सेना, स्वर्ण समाज के लोग अब जिस तरीके से नियम लागू हुए हैं यूजीसी को लेकर, उसके विरोध में अब रोजाना कोई ना कोई जमीनी स्तर पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक ये बड़ी बात है कि वहां पर यूजीसी जो है नियम जो लागू किए गए हैं इसे स्वर्ण समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने बच्चे के भविष्य की खतरे की जो आहट है वो उनको सुनाई दे रही है। क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों पर जब मुकदमा दर्ज होगा, जो शिक्षा का मंदिर है वहां पर भेदभाव जैसी स्थिति होगी, तो एक जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये लोगों के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि जब बच्चे पर मुकदमा दर्ज होगा, बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां पर इस तरीके का भेदभाव जब देखने को मिलेगा, तो वहां पर जाति के आधार पर बैठने के लिए भी उनको उकसाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी एक वो है लापरवाही की अगर आखिरकार लोग जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी अब जमीनी स्तर पर जो लड़ाई है वो अब आ चुकी है। और यूजीसी को लेकर तरह तरह के विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये यूजीसी नियम जो लागू किए गए, सरकार द्वारा जो लागू किया गया है, अगर इसे किसी ने मांगा ही नहीं था तो इसे जरूरत क्या थी इसे लागू करने के लिए। तो इस तरीके के बात भी जो है वो जोर शोर से उठ रहे हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि अब जमीनी स्तर पर लड़ाई देखने को मिल रही है और भारी संख्या में आज भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए उन्होंने कहा है कि देश ब्रह्म ऋषि जो महासभा के तत्वाधान जो है फिलहाल 28 तारीख को उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति के नाम पे जिला अधिकारी को भी ज्ञापन जो है वो अपना सौंपने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण करने के लिए गाजियाबाद पुलिस को भी अब अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। बिल्कुल अजीत जी, अगर मैं बात करूं कि जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ मांगे रखी गई है? देखिए, साफ तौर पे उन्होंने कल ये जाहिर कर दिया कि ये यूजीसी नियम है। सबसे पहले इस यूजीसी का किस तरीके से लाभ मिलेगा और क्या कुछ हानिकारक है, ये एक समझने वाली बात है कि यूजीसी नियम लागू होने के बाद जो छात्र हैं उनके ऊपर इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। वहां पर उन्होंने अपने ज्ञापन में ये मांगे रखी है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ये छात्रों के लिए और जो स्वर्ण समाज के बच्चे जो
पढ़ते हैं। बरसों से चली आ रही परंपरा, एक भाईचारे की तरह से वहां पर लोग बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये उनके हितों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा स्वर्ण समाज। इस तरीके की बातें जो है वो अपने ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि इस काले कानून को हर कीमत पर इनको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो हर तरीके की लड़ाई स्वर्ण समाज करने के लिए तैयार है। जमीनी स्तर की बात करें, वोट बैंक की बात करें, तो हर तरीके से इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। ऐसे में अजीत जी, सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, तो क्या कोई अधिकारी का बयान इस पर निकल के सामने आया है? देखिए, अभी इसको लेकर जो अधिकारी हैं, अधिकारी लेवल की अगर बात करें तो अधिकारियों ने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि हमने प्रयास भी करा कि ज्ञापन सौंपने स्वर्ण समाज के जो लोग थे वो आए थे, किस तरीके से आप इसको संज्ञान लेंगे, ज्ञापन को आगे बढ़ाएंगे और इस पर क्या कुछ आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से बयानों से हालांकि किसी ने अपना आधिकारिक बयान नहीं दिया। और इसी के साथ जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर आने वाले टाइम में अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत जी। बता दें कि यूजीसी नियम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब इस नियम को काला कानून भी बताया जा रहा है और लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं दिल्ली के भजनपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। दुष्कर्म का आरोप 3 नाबालिग लड़कों पर लगा है। उनकी उम्र जो है 10, 13 और 14 साल है। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं तीसरा आरोपी फरार चल रहा है। तीसरे आरोपी का परिवार भी लापता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि घटना 18 जनवरी की है और इसके बाद से बच्ची के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया है कि 3 लड़कों ने बच्ची को बहला फुसलाकर कथित तौर पर दुष्कर्म किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तारी भी कर ली गई है। एक आरोपी जो है वो फरार चल रहा है और 2 आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश भी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि बच्ची को डॉक्टरी जांच के लिए भी ले जाया गया था, जहां उसकी जरूरी देखभाल भी की जा रही है और उचित परामर्श भी दिया जा रहा है। बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में विधिवत कानूनी कार्रवाई की जा रही है और तीसरा आरोपी की तलाश लगातार जारी है। तीसरे आरोपी को तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी लगातार खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही तीसरे आरोपी को पकड़ लेगी। गौरतलब है कि देश में दुष्कर्म के मामले जो है उसको लेकर बहुत ही सख्त कानून है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के अपराधों में कमी नहीं आ रही है। लगभग हर दिन देश में कोई ना कोई महिला इस तरह के अपराधों का शिकार होती है और ऐसे में जरूरी है कि अब इस तरीके के मामलों का प्राथमिकता रूप से निपटारा किया जाए और दोषियों को इतनी सख्त सजा मिले जिसे कोई भी शख्स इस तरह के अपराध को करने से पहले कांप उठे। तो वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब थाने से चंद कदमों की दूरी पर फ्लाईओवर अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही मसूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान जो है वो कन्नौज निवासी के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। पुलिस के अनुसार मृतक पिछले कुछ समय से इसी इलाके में रहकर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि व्यक्ति की मौत नशे की हालत में गिरने के कारण हो सकती है। हालांकि मौके से किसी भी तरह का संघर्ष या फिर हिंसा के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविकता कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। साथ ही आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी लगातार खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल कर सके। तो वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पैरामाउंट सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब टावर नंबर सी में रहने वाले 38 साल के युवक की 16वें मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने पारिवारिक कलह के चलते ये आत्मघाती कदम उठाए। घटना के बाद से सोसाइटी परिसर में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। परिजनों और सोसाइटी के लोगों की मदद से युवक को आनन फानन में आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद से युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिसरक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला जो है वो पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजहों का पता लगाया जा रहा है।
पुलिस जो है वो परिजनों से लगातार पूछताछ कर रही है और सोसाइटी में मौजूदा लोगों के भी बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में यूजीसी से जुड़े नियमों को लेकर करनी सेना और विभिन्न किसान संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और इस प्रदर्शन में कई स्वर्ण संगठन और किसान संगठन भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रदर्शनकारी जो है वो पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करनी सेना के नेतृत्व का कहना है कि यूजीसी से संबंधित नियम समाज के हितों के खिलाफ है और इन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में इस कानून को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किए गए, जिससे स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। पूरे प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। तो वहीं मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लगातार भड़काऊ और अपमानजनक पोस्ट की हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने आकाश चौधरी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था और उसी आईडी के जरिए पोस्ट डाला करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का असली नाम जो है वो अहमद है और वो हिंदू नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। शिकायत मिलने के बाद से साइबर सेल और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि उसने इससे पहले कितने समय तक और किन किन प्लेटफॉर्मों पर इस तरह की गतिविधियां की हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट को जब्त कर लिया है और ये मामला मुजफ्फरनगर के तितवती थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक और भ्रामक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बोपारा गांव में एक 30 साल के युवक जो है सोनू ने अपने एक 35 साल के दोस्त दीपक को चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर जहां पर हत्यारा दोस्त सोनू मौके से फरार हो गया तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान दीपक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्यारे दोस्त सोनू की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त गांव में ही एक ही गांव के रहने वाले थे जो कि राजमिस्त्री का काम करते थे और आज किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके चलते सोनू ने गुस्से में आकर दीपक को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 सगे भाई लोकेंद्र और योगेंद्र की तकरीबन 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी जो हैं वो नशे के कारोबारी जो हैं 2 सगे भाई लोकेंद्र और योगेंद्र को मीरापुर थाना पुलिस ने 9 सितंबर को लाखों रुपए की अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले इन दोनों सगे भाइयों पर कार्रवाई करते हुए उनकी और उनके परिवारजनों की तकरीबन 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को ढोल पिटवा कर मुनियादी करवाते हुए जब्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से अब ये स्पष्ट हो गया है कि अपराध के दुनिया में सक्रिय अपराधी हो जिन्हें अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की हो, अब वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस अब ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने की लगातार कार्रवाई कर रही है। जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि देखिए, अभी एनडीपीएस एक्ट के तहत ऑपरेशन सवेरा के तहत जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी वो लगातार जारी है। ऐसे में संजय कुमार वर्मा जो कि वहां पर एसएसपी हैं, उन्होंने भी इस दौरान बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
देखिए, पिछले दिनों में हमारे यहाँ चूंकि ऑपरेशन सवेरा चल रहा है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से, उसी क्रम में ये कार्रवाई जो हुई है, अभी पिछले दिनों में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने 68F सफेमा कोर्ट दिल्ली द्वारा जो आदेश किया गया था उसके परिदृश्य में बुढ़ाना के एक मामले में किया था। इस बार मीरापुर थाना क्षेत्र के एक मामले में, जिसमें जोगेंद्र और लोकेंद्र नाम के 2 बदमाश थे जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत 68F के तहत उसमें कार्रवाई की गई। 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उनकी है बुढ़ाना में है, चाहे जमीन हो, क्या कहते हैं, घर हो, वो सबको सीज किया गया है 22 तारीख को, जिसमें जो है डीएम साहब का आदेश हो गया था। इसी परिदृश्य में ये सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है 68F के तहत, तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको सीज कर दिया गया है तथा कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो वहीं यूजीसी को लेकर जहां एक ओर बीजेपी नेता और प्रशासनिक अधिकारी अपने इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो खुद स्वर्ण जाति से आते हैं, कपिल देव अग्रवाल, जब मीडिया द्वारा उनसे यूजीसी को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री चैनलों की आईडी पर हाथ मारते हुए मुस्कुराते हुए निकल गए। और अब इस चुप्पी के पीछे क्या वजह है ये तो मंत्री जी ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यूजीसी को लेकर ये बात जरूर होगी कि क्या ये कानून सही है या फिर स्वर्ण समाज का गुस्सा। दरअसल मंगलवार को नगर में स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय में भारतीय भाषा और परंपरा को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने खुलकर कार्यक्रम के ऊपर बात की, लेकिन जब मीडिया द्वारा यूजीसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो मंत्री जी मुस्कुराते हुए चैनल की आईडी पर हाथ मारकर चुप्पी साधे हुए निकल गए। उसके तत्वावधान में ये एसडी कॉलेज, सनातन धर्म कॉलेज महाविद्यालय के अंदर भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति परंपरा के ऊपर एक शानदार गोष्ठी का आयोजन हुआ। शाकुर विश्वविद्यालय की कुलपति यहाँ पर रही, हम यहाँ पर रहे हैं, प्रधानाचार्य सुधीर जी रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को मिटाने का काम हुआ, इतनी प्राचीन संस्कृति है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर 10 लाख पुस्तकों को जलाने का काम मुगलों के द्वारा हुआ, उसके बावजूद भारतीय संस्कृति जीवित है, जिंदा है, और पूरी दुनिया उससे संस्कार लेने का काम करती है। उनको और अधिक बच्चे अवेयर हों, तो बच्चों को, विद्यार्थियों को उससे जानकारी देने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए और अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए ये विषय यहाँ पर आज हुआ है, उसकी गोष्ठी हुई है। एसडी डिग्री कॉलेज का धन्यवाद। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मंगलवार सुबह ठंडी और तेज हवाओं के बीच वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन आज मौसम की अनुकूल परिस्थितियों ने राहत दिलाई है। सुबह के समय क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर साफ दर्ज किया गया और स्मोक की परत जो है काफी हद तक छट गई, जिससे दृश्य भी बेहतर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं और ठंड के कारण वायु में फैले धूल और प्रदूषण के कण बाहर निकल गए हैं, जिससे वातावरण जो है वो साफ हो गया है और नागरिकों ने खुले वातावरण में सांस लेते हुए राहत महसूस की है। और सड़कों पर वाहन चलाने वाले लोगों के लिए भी दृश्य जो है वो बेहतर होने से यातायात जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गया है। ऐसे में विभाग ने भविष्य में मौसम और हवाओं की दिशा पर नजर रखकर अगले कुछ दिनों की रिपोर्ट जारी करने की भी बात कही है। तो वहीं नोएडा में हो रही बारिश के बीच अचानक से ही ओलावृष्टि हुई, जिसने लोगों और किसानों दोनों के लिए चिंता बढ़ा दी है। तेज गति से गिरे ओले सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए नजर आए और ड्राइवरों की सावधानी बरतने के लिए भी मजबूर किया है। शहर के लोगों ने अचानक हुए इस मौसम के बदलाव से चौंकते हुए अपनी गतिविधियां कम कर दी है। ओलावृष्टि का असर विशेष रूप से किसानों पर पड़ा। नोएडा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस अचानक ओलावृष्टि से किसानों के लिए चिंता का माहौल बन गया है, क्योंकि खेतों में लगी फसलों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ओलावृष्टि के बाद से तापमान में तेज गिरावट देखने को मिल रही है और मौसम और भी ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है और इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं नोएडा में युवराज नामक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना नॉलेज पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन तथा MZ
विस्टाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर जो हैं अभय कुमार शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब उनके रिमांड की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन को न्यायिक हिरासत में 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में वहीं एमजी विस्टाउन के डायरेक्टर अभय कुमार को हिरासत जो है वो 2 फरवरी तक रहेगी और इस दौरान आरोपियों से लगातार पूछताछ की जाएगी और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी। युवराज की मौत के मामले में शुरुआती जांच से पता चला कि वो मामला गंभीर और संगठित तरीके से हुआ था। पुलिस ने मृतक के परिवार और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और अपराध से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया गया था। तो वहीं पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी आपको दे दें कि युवराज की मौत के मामले में 3 आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी गई है। ऐसे में रवि बंसल और सचिन को हिरासत जो है अब 29 जनवरी तक है और अभय कुमार की जो है वो 2 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में युवराज के मौत के मामले में लगातार जांच पड़ताल हो रही है और जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बता दें आपको कि इस केस में नए मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवराज ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 50 के रहने वाले थे और इस दौरान उनकी मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि लगातार बिल्डरों पर इस मौत के मामले में गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि 3 आरोपियों की हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। रवि बंसल की बात करें या फिर सचिन की बात करें, इनकी हिरासत जो है अब बढ़ा दी गई है, 29 जनवरी तक कर दी गई है। और ऐसे में अभय कुमार की अगर बात करें तो अभय कुमार की जो हिरासत है वो 2 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में ये तीनों आरोपी जो हैं फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। युवराज मेहता की मौत से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले युवराज की मौत के मामले में कई बिल्डरों पर गाज गिरी थी। युवराज जो हैं वो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में के रहने वाले निवासी बताए जा रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत कुमार से जुड़ी हुई ये जानकारी है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है ये मामला। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम योगी के समर्थन में रिजाइन करने वाले प्रशांत कुमार को फेक सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिली थी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सीएम योगी के समर्थन में इन्होंने रिजाइन दिया था। ऐसे में प्रशांत कुमार को फेक सर्टिफिकेट से नौकरी मिली थी। बड़ी जानकारी, सगे भाई ने ही ये आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सगे भाई ने ये आरोप लगाया है कि फेक सर्टिफिकेट से इनको नौकरी मिली थी और खुद को 40% नेत्रहीन बताने का आरोप है और सीएमओ मऊ कर रहे हैं जांच। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीते दिनों जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार को ने रिजाइन दे दिया था और ऐसे में अब जो उनके बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट से उनको नौकरी मिली थी। ऐसे में खुद को 40% नेत्रहीन बताने का आरोप लगाया गया है। सीएमओ मऊ लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।